हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की जो वीडियो रहेगी वो आपकी मैथमेटिक्स की असेसमेंट वर्कशीट 2 रहेगी। इससे पहले हम 1 भी कर चुके हैं और मैंने 2 जो है इंग्लिश की और हिंदी मीडियम मैथ्स की भी ऑलरेडी अपलोड कर दी है। चैनल में जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को मेरी जो वीडियो देख रहे हैं इसको लाइक कर सकते हैं। तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, जो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका केस स्टडी के ऊपर बेस्ड है और ये आपका टेस्ट है 20 मार्क्स का। तो आपको पहले खुद ट्राई करना है, फिर आप अपने आंसर मैच कर सकते हो, जान सकते हैं आपका कितना सही निकला है। टोटल जो है 10 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। तो फटाफट देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन में। तो केस स्टडी में बता रहा था आपको कि केस स्टडी हमें दे रखी है। यह बताया गया है कि जो कुरियर पार्सल है ना, वो क्या करते हैं कंपनी, 1 किलो के 80 रुपये लेती है। ठीक है, 80 रुपये पर किलो, मतलब अगर 1 किलो अगर पार्सल है तो उसके 80 रुपये ले रही है वो। ठीक है, और चाहे वो 1 किलो 2 किलो हो, 10 ग्राम हो, 15 ग्राम हो, फिक्स जो पिकअप सर्विस है ना वो 10 रुपये उसने लेने ही लेने हैं। मतलब जितना वजन होगा वो उसके हिसाब से ले जाएगा। ये वैरी है, मतलब ये चेंज होता रहेगा, लेकिन ये 10 रुपये फिक्स रहेंगे। चाहे आप 1 किलो लो, 200 ग्राम लो, 20 ग्राम लो, 40 ग्राम लो, 500 किलो लो, आपको 10 रुपये देने ही पड़ेंगे अलग से। ठीक है, अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया और उसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे रमेश ने टोटल 1290 रुपये दिए हैं और आपसे पूछ रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि उसका पार्सल कितने केजी का था, कितना वेट था उसका। देखो, मैंने आपको बताया कि जो भी आप पे करोगे उसमें जो है फिक्स चार्ज तो आपको देना पड़ेगा। तो आप फिक्स चार्ज पहले लेस कर देंगे, 1280 आ गए। अब ये जो 1280 है ये वेट के हैं। किसके हैं? वेट के। ठीक है, किसके हैं? वेट के हैं। तो आप मुझे बताइए कि 1 किलो का कितना वेट है? 80 रुपये। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा ना कितने किलो है। तो 0 से 0 का कैंसिल हो गया, 2 4 से काट लेते हैं, 4 2 8, 4 3 12 और 4 2 8 और ये सिंपल कट गया, 16 आ गया। ठीक है, 8 से भी कट सकता था, 8 1 8 और 8 6 48 होता है। तो इसका आंसर 16 आ गया। क्या आ गया? 16। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 60 kg आ गया। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा 60 kg सही है गलत है। देखो, 16 kg है। ठीक है, आप किसी पार्सल को लेके गए, वो 16 kg का है और आपको पता लगाना है कि आपको कितने रुपए भरने हैं। तो सबसे पहले आप ये देखोगे ना कि 1 किलो कितने का? 80 का। अब आप खुद सोचिए, 1 किलो 80 का है तो 16 kg कितने का होगा? 1280 है ना, 1280 का। और कितने रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे? यहाँ पर दे रखा है 10 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। तो इस तरीके से 1280 में जब आप 10 रुपये ऐड करेंगे तो 1290 ही आ रहा है। और चेक कर सकते हैं क्वेश्चन में 1290 था। समझ में आ गई? इस तरीके से निकाला जाता है। आपको हर तरीके से आना चाहिए। और पता है क्या है, ये जनरल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप मार्केट में जाओगे, कहीं भी जाओगे तो आपको चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये खुद ही करना है। अब फटाफट देखिए सेकंड क्वेश्चन। बाकी जिनको नहीं आया वो समझ लें और बाकी आगे से अपना ध्यान रखें और अच्छे से करें। देखो, रानी है, वो ना एक पार्सल भेजना चाहती है। ठीक है, कुरियर के थ्रू भेजना चाहती है और उसका जो वेट है ना वो 200 ग्राम का है। जो पार्सल है वो 200 ग्राम का है। अब आप बता सकते हैं कि कितना चार्ज लगेगा। सिंपल सी बात है बच्चों, 1 किलोग्राम 80 रुपये का है और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो 1000 ग्राम कितने का? 80 का। तो 1 ग्राम कितने का हुआ? 80 अपॉन में 1000। और हमारे पास कितने ग्राम का है? 200 ग्राम का। तो जब 1 ग्राम 80 बटे 1000 है तो 200 ग्राम कितने का होगा? आप क्या करोगे? 80 अपॉन में 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे 200। अब फटाफट कैंसिल करो, 3 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, और कितना आ गया? 16 आ गया। अब आप ये मत सोचना कि 16 रुपीज़ हो गए, क्योंकि बच्चे जल्दबाजी में 16 ही सोचेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि ये तो वेट का हो गया 16 रुपीज़। 10 रुपये तो फिक्स देने ही देने हैं, 26 हो गए, क्योंकि ये फिक्स चार्ज है, ये आपको देना ही होगा। ठीक है, जनरल चीज़ें उम्मीद कर रहा हूँगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या था? सी। इसका आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट पर आ जाइए। अब यहाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन में, इकबाल, राजू और राहुल ये तीनों क्लोज फ्रेंड हैं, पक्के फ्रेंड हैं। राहुल का बर्थडे है, इकबाल ने उसको फ़ोटो फ्रेम भेज दिया और राजू ने उसको क्या भेजा? चेस सेट भेजा है। अब वो कह रहा है कि जो वेट है ना फ़ोटो फ्रेम का वो 4 किलो ज़्यादा है चेस से। मतलब फ़ोटो फ्रेम जो है, जो फ़ोटो फ्रेम जिसमें जो फ़ोटो लगती है उसका जो वज़न है वो 4 kg ज़्यादा है।
ठीक है, किससे ज़्यादा है, जो कैश है, ठीक है, 64 होते हैं ना इसके अंदर, तो उससे जो है वो ज़्यादा है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ उसने कितने रुपए कुरियर वाली जो कंपनी है उसको ज़्यादा दिए। देखो 10 रुपये तो दोनों ने भरे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, 10 रुपये से 10 रुपये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जितना वजन ज़्यादा होगा उतने ही उसने पैसे ज़्यादा भरे होंगे। तो कितना वजन ज़्यादा है, 4 kg, और 1 kg का कितना है, 80 रुपये। तो 4 kg का कितना होगा, तो 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 320 रुपये आ गया, ठीक है, समझ में आ गई। तो 320 इसका आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से देखो, जब हम किसी डिफरेंस की बात करते हैं तो देखो दोनों में फिक्सचर बढ़ेगा ना, और अगर नहीं लगेगा तो दोनों पे नहीं लगेगा। इसलिए जो डिफरेंस होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा, वैरी की वजह से। याद रखना, वैरी का मतलब जो चेंज होता रहता है, जो फिक्स है उसकी वजह से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो चेंज होता रहता है उसको हम लेते हैं, ठीक है। तो जितना डिफरेंस था वेट में उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे जितने रुपए का वो है, इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 320 आ जाएगा। क्लियर हो गया। 8 चौक 32, 8 4 32। नेक्स्ट पर आ जाइए, पूजा सेंड द राखी, ठीक है, पूजा ने राखी भेजी है टू हर ब्रदर को, कुरियर से भेजी है, चलो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन दूर रह रही होगी, ये थोड़ा दुख की बात भी है। द वेट ऑफ हर राखी इज़ 150 ग्राम। जो राखी है ना, उसका जो वेट है ना वो कितना है, 150 ग्राम है। इफ़ शी गेव ₹100 टू द कुरियर ओनर, अब उसने कुरियर वाले को 100 रुपये दिया। अब आपको बताना है कि उसने कितने रुपये वापस लिए, क्वेश्चन ध्यान समझना। तो सिंपल सा तरीका मैंने आपको भी बताया था कि 1 kg के कितने हैं, 80 रुपये, यानी कि 1000 ग्राम के कितने हो गए, 80 रुपये, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो 1 ग्राम के कितने हो गए, 80 बटे में 1000, और हमारे पास कितने ग्राम है, 150। तो 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 अपॉन में 1000, ठीक है, 80 को 80 बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, 150। तो 2 0 कैंसिल हो गई। उसके बाद 2 से काट लेते, पहले 5 से काट लेते, 5 2 10, 5 3 15, और यहाँ 2 4 8, 4 3 12। तो 12 रुपीज़ तो किसके लग गए, जो वजन है। हाँ, कुछ बच्चों ने कहा सर 10 जोड़ेंगे, वेरी गुड, जिन बच्चों ने कहा उनको वेरी गुड, क्योंकि 12 रुपीज़ तो वजन के हो गए, 10 रुपये फिक्स हो गए, टोटल कितने हो गए, 22 हो गए। अब 22 रुपीज़ तो उसके पार्सल के कॉस्ट लगे, उसने 100 रुपये दिए, तो उसने वापस कितने मिलेंगे उसको, 10 में 2 गए 8, 9 में से 2 गए कितने बजे 7, तो 78 आ गया, ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो ये हमारा आंसर आ गया 78। क्लियर हो गया, ठीक है, मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा सा एक कई बच्चों को क्वेश्चन में समझ में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए थोड़ा आसान करने के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो पेपर जो होंगे उसमें आपको अच्छे से खुद ही करना है, ठीक है, और ये भी आपको खुद ही करना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें है कि आपको असेसमेंट मिल रहे हैं, तो ताकि आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, तो आप अच्छे से करें। अब 5th क्वेश्चन पे आ जाओ। तो ये थोड़े रिटर्न वाले तो मैंने इसको पेजेस पे करे हैं, तो पहले आप समझ लो, फिर इसको देख लेना, ताकि रिटर्न में किसको प्रॉब्लम हो रही है वो आराम से नोट कर ले, ठीक है। देखो यहाँ पर ना सिर्फ इसने बोला इक्वेशन आपको लिखनी है, ठीक है, क्या लिखनी है, इक्वेशन। तो राजू के पापा जो हैं वो 5 साल ज़्यादा हैं, ठीक है, मैं इसकी हिंदी बता रहा हूँ, 3 टाइम्स ऑफ राजूज एज, मतलब राजू की जो एज है ना उसको अगर हम 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें 5 जोड़ दें तो उतने राजू के पापा हैं, और राजू के पापा की एज आपको 50 दे ही रखी है। तो जब भी बच्चों ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये याद रखना है कि छोटा कौन है, राजू छोटा है, तो राजू की एज को अपने एक्स मान लिया। अभी मैं रिटर्न में दिखाता हूँ, पहले समझ लो, है ना। तो राजू की एज को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब राजू के पापा क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं अपने बेटे की एज का 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई, मोर मतलब ऐड करना, मोर मतलब ऐड करना है, लेस लिखा है तो माइनस करना है। तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई, 50 के इक्वल हो गई, इसलिए इसको 50 के इक्वल लिख दिया। बस इसे इतना ही छोड़ना है, क्योंकि इसने बोला इक्वेशन में आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है, हमने इतना कर दिया। सोल्व बोलते तो हम कर देते, आगे ऐसा क्वेश्चन और आएगा उसे भी आप देख लेना है। अब इसको देखो मैंने कॉपी पर कैसे करा है, जो मैंने अभी समझाया वो बस रिटर्न में लिखा हुआ है। लेट पेरेंट एज ऑफ राजू, राजू की जो पेरेंट एज है क्या, एक्स ईयर्स, ठीक है, और उसके पिताजी की उम्र कितनी 50 ईयर्स दे रखी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब इसे आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो ATQ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन बोला गया वैसा कर रहे हैं। ये हमें दे रखा है ना कि उसके पिता की जो एज है, राजू की एज को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो 5 तो 50 आता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई। अब हम करेंगे 6th क्वेश्चन, जल्दी से देखिए। 6th क्वेश्चन में पता है क्या बोला गया, आपको बोला गया कि आपको प्रॉपर्टीज़ लिखनी है पैरेललोग्राम की और स्क्वायर की। तो देखिए जो पैरेललोग्राम होता है
जो पैरेललोग्राम होता है ना, उसमें अपोजिट साइड होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है, और पैरेलल होती हैं। ऐसे ही जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, और जो डायगोनल होती है इसकी बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब होता है ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। अब रिटर्न में देख लो आप एक बार, ठीक है, ये रिटर्न में मैंने लिखा है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर लेना, एंड पैरेलल लिख देना। अगर नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, 2 मार्क्स का ही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, डायगोनल पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये मैंने 3 पॉइंट दोनों में लिख दिए। पैरेललोग्राम का हो गया। उसके बाद है आपसे स्क्वायर का पूछा है, तो स्क्वायर को मैं आपको बता देता हूँ। स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं और जितने भी एंगल होते हैं वो 990 के होते हैं। इसको कंप्लीट फिगर भी कहते हैं। इसमें जो डायगोनल होती है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करती हैं, लेकिन 90-90 पर। तो ये मैंने पूरी डिटेल लिख दिया। अब यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं, पढ़ देता हूँ। ये कई बार क्या होता है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए पढ़ देता हूँ। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है, सारी साइड जो है स्क्वायर की वो इक्वल होती हैं। ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर राइट एंगल, जितने भी एंगल होते हैं स्क्वायर में वो सब राइट एंगल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, जो डायगोनल होती है ना स्क्वायर की वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। कहने का मतलब ये होता है कि जो पैरेललोग्राम बनता है, ठीक है, जो पैरेललोग्राम बनता है उसमें जो डायगोनल होती हैं, जो ये डायगोनल होती हैं, ये जो डायगोनल होती हैं ये 90 डिग्री की बनती हैं, ठीक है, और एक दूसरे को बराबर भी होती हैं। ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर, और डायगोनल आपस में भी बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये है कंप्लीट फिगर के बारे में। चलो अब हम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा है एफर्ट कर रहा हूँ तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक भी करें, ठीक है। तो अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन बोला गया है कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो आपको बताना है कि ये जो ए बी सी और डी है कितने होंगे। देखो ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब आपने 8th में अच्छे से सारे रूल्स पढ़े हों, ठीक है। और कौन कौन से रूल में थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। जब 2 लाइन पैरेलल होती हैं और कोई लाइन काट के जा रही होती है, इसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ट्रांसवर्सल कहते हैं। एंगल के नीचे इक्वल होता है, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। थोड़ा थोड़ा लिखूंगा, ठीक है। जब 2 लाइन पैरेलल होती हैं, कोई लाइन काट के जा रही होती है, तो ये जेड बन रहा है, और ये जब जेड बन रहा होता है, ऐसे ही जो यहाँ जेड बन रहा है ये, और ये जो जेड बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसे आपको पता होना चाहिए। देखो थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ, थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप धीरे कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको थोड़ा रिवाइज करना है तो ये एक लाइन के ऊपर कोई लाइन जा रही होती है, तो इसका टोटल 180 डिग्री होता है। इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और जब 2 लाइन आपस में एक दूसरे को काटती हैं, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। इसको बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोला जाता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक और सीख लीजिए, जब 2 लाइन पैरेलल होती है, कोई लाइन काट के जा रही होती है, तो अंदर इन दोनों का जो टोटल है, इंटीरियर एंगल होते हैं ये, इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इनका जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो अब इस क्वेश्चन में हम जो ए है इसी से निकालेंगे। आप ध्यान से देखो, एक बात और बताता हूँ। देखो इसका मुंह छोटा है, इसका मुंह बड़ा है, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं हो सकते। तो इसका मतलब यहाँ पे 180 वाला फॉर्मूला लगा दो। 2 ही होते हैं, या तो वो इक्वल होगा या उसको टोटल क्या होगा? 180 होगा। तो अब आप फिगर देख के खुद समझ सकते हैं। देखो इसका जो आपको जो इसकी शेप दिख रही है, क्या इसकी शेप इसकी जैसी है? नहीं है ना। ये ओपन है, ये क्लोज है ना। तो ये इनमें जो रिलेशन होगा 180 वाला होगा। और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इंटीरियर एंगल वाला, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूँ, फिर आपको आंसर दिखा देता हूँ। ये कितने का आ जाएगा? 180 का टोटल होता है, तो ये 60 का, तो कितने का आ गया? 120 का आ गया। अब ऐसे ही हमने ये ए है ना, इसको हमने 1 मान लिया। एक लाइन का टोटल 180 होता है, ये 120 है, तो ये कितने का होगा? 60 का। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये जेड बन रहा है, ये 60 का, तो ये भी 60 का होगा, है ना, जेड बन रहा है। अब आपका ये 60 का आ गया, ठीक है। जेड मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 60 का आ गया। अब देखो ये 60 का है, तो ये कितने का होगा? 60 का, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जब 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो लाइन के आगे वाला लाइन के आगे वाले के बराबर होता है। इसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं इसे? करस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाता है इस चीज़ को, ठीक है। तो ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल आ गया, ठीक है। तो ये हमारा एंगल निकल जाएगा। फिर एक लाइन का टोटल 180 होता है, फिर हम ये वाला निकाल लेंगे। फिर एक लाइन का टोटल 180 होता है, ये निकाल लेंगे। हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं इसको निकालने के। ये क्या बन रहा है? कांटा लगा, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपका बी निकलेगा तो आपका सी भी निकल जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर होंगे, ठीक है।
ये तो मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन समझाया, आप आंसर देखोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये मैंने लिखा हुआ है, देखो ये ए और जो 60 है इसका टोटल 180 होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि हमने लिख दिया कि ये दो लाइन है आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, काटते हुए जा रही है, ठीक है। ये देखो ये लाइन काटते हुए जा रही है। आप इसे इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हो, वन ट्रांसवर्सल लाइन। आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इंटीरियर एंगल ऑफ वन ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। एक तिर्यक रेखा के एक और बने हुए अंतःकोण है, ठीक है। आप इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है, इसलिए। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ये मैंने आपको करके दिखा दिया। उसके बाद मैंने क्या बोला था, यहाँ पर हमें एक एंगल लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम फॉर्मूले के हिसाब से कर सकते हैं। हमने 1 मान लिया, ये 1 लिखना जरूरी है फिगर में भी आपको, ठीक है। तो इसका टोटल 180 डिग्री होता है, तो हमने 180 डिग्री के हिसाब से यहाँ कर दिया, ये लिखा, ठीक है। देखो लीनियर पेयर, पहले मैं शॉर्ट में बता रहा था, मैंने पूरा लिखा है। 8 120 तो आपका 1 कितना निकलेगा, 60 निकलेगा ना, क्योंकि खुद बताइए इसका टोटल कितना है 180, ये हमने कितना निकाला है 120, तो ये कितने का आ गया 60 का आ गया, ठीक है। अब देखो ये 60 का आ गया, तो ये कितने का होगा 60 का होगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये देखो हमने ये लिख दिया बी बराबर 60 डिग्री का होगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आ रहा है आप सबको? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब देखो हमने कौन सा लिया, बी और डी ले लिया। ये एक लाइन का टोटल कितना होता है, क्या बोलते हैं इसे, लीनियर पेयर, ठीक है। अब हमारा बी 60 निकल गया, तो डी कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ये हमने डी निकाल दिया। समझ में आ गई आपको? ठीक है, आराम से आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, साथ के साथ नोट कर लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ये थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बच गया, यहाँ पे सी रह गया, तो सी बताओ किसके बराबर होगा। ध्यान से देखो, यहाँ क्रॉस बन रहा है, कांटा लगा, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप इससे भी कर सकते हैं, और मैंने क्या कहा था, लाइन भी बन रही है, ये देखो लाइन बन रही है, इसका टोटल 180 होता है। आपको अगर सारे कंसेप्ट पता है, सारे फॉर्मूले पता है, तो आप कोई भी आगे पीछे कर सकते हो, आपका आंसर बस सही आना चाहिए, ठीक है। और आंसर सही आ गया अगर सही फॉर्मूला लगाया तो, ठीक है। तो हमारा सी कितने का आ गया, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पर ये पहले सी यहाँ पे निकाल दिया, तो पहले कर दिया है, इसमें रिटर्न में पहले कर रखा है, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे पीछे आप कर सकते हैं, और हमने डी निकाल दिया। समझ में आ गया सबको अच्छे से? अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखिए, देखो ये भी वर्ड प्रॉब्लम की तरह, ये क्वेश्चन ऊपर वाला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था 5th नंबर पे, यहाँ पर हमसे सॉल्व करने के लिए बोला गया था। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया सॉल्व भी करना है, ठीक है। देखो ये बोल रहा है कि अगर 10 ऐड कर दो किसी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करके, तो रिजल्ट आता है 5 कम उसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो जो बोलता जा रहा है ना वही आप करते रहो, पहले जो पूछा उसको एक्स मान लो। ध्यान देना अच्छे से, तभी समझ में आएगा ना। देखो हमने नंबर को एक्स मान लिया, क्या बोल रहा है 4 टाइम्स, तो 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दी। क्या बोला 10 ऐड कर दो, 10 हमने ऐड कर दिया। फिर रिजल्ट बोल रहा है, रिजल्ट की जगह इक्वल लिख दिया। कह रहा है 5 टाइम्स कर दो नंबर को, तो वही जो नंबर है उसको हमने 5 टाइम्स कर दिया। कह रहा है 5 लेस, तो 5 लेस कर दिया, ठीक है। जो क्वेश्चन में बोला था वैसे ही कर दिया, बस अब आपको सोल्व करना है। आप आंसर देखो, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, नहीं तो आप वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं। और आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा आप ये भी बता सकते हैं, कैसा लगा आपको, ठीक है। तो देखिए हमने पहले वही लिखा, नंबर को हमने एक्स मान लिया, फिर अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कर दिया। मैंने अभी आपको समझा दिया कैसे करा। 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 ऐड करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 लेस करना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये जो 10 है हम इसको उधर ले गए, उसके बाद जो 5x है इसको हम इधर ले गए, ठीक है, लेफ़्ट में। ऐसे ही वाला साइन बना देना, या आप और लिख देना, ठीक है। तो उसके बाद ये -15 आ गया, 5 में से 4 के माइनस का x आएगा, या माइनस का 15 है, तो माइनस माइनस मैंने काट दिया है, ठीक है, इसलिए आपको प्लस लग रहा होगा, तो x15 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ये एरो ऐसे बना देना, तो लास्ट में हम लिख देंगे रिक्वायर्ड नंबर हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। समझ में आ गया आप सबको? अब उसके बाद बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लें, आप ले सकते हैं। तो देखिए अब 9th क्वेश्चन में बोला गया है कि जो रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है ना, ठीक है, जैसे ज़मीन है, ठीक है, उस पर एक प्लॉट बना हुआ है,
वो है रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर में बना मतलब आयत में बना हुआ। इसका पूरा एरिया जो एरिया ये होता है सारा अंदर का, ठीक है। ये 336 मीटर स्क्वायर दे रखा है। कह रहा है इसका जो ब्रेथ है ना, इसका जो ब्रेथ मतलब ये कह रहा है ये इसका 16 है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी। सिंपल सी बात है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू में एरिया होता है ना, या एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता नहीं होता। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया लेंथ पूछा गया, तो सिंपल सी बात है ब्रेथ को हम अपॉन में ले जाएंगे, इक्वल में लेंथ, तो इसका मतलब क्या हुआ, एरिया 336 को 16 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, हमारी लेंथ निकल जाएगी, है ना। सिंपल सी बात थी। अब एक बार रिटर्न में देख लो मैंने कैसे करा है। देखो बच्चों आंसर देखो, सबसे पहले जो फाइंड करना वो हमने लिख दिया, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट लिख दिया, उसके बाद ब्रेथ हमें जो है दे रखी थी वो लिख दिया। फिर उसके बाद हमसे क्या पूछा गया, लेंथ पूछी गई, तो हमने क्या करना है, एरिया को ठीक है ब्रेथ से डिवाइड कर देना है, हमारी लेंथ निकल जाएगी। मैंने समझा दिया आपको कैसे आएगा, ठीक है। रिटर्न में इसलिए करा ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए, एक बार पता लग जाए कैसे करना है, ठीक है। बाकी बहुत से स्टूडेंट ने कर लिया होगा, ठीक है, आंसर मैच करने के लिए देख रहे होंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, मोटिवेशन के लिए आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हमारा है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देखिए प्यारो। अब देखो यहाँ स्क्वायर पार्क बोला है, स्क्वायर आपको पता ही है, अभी हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी कि स्क्वायर्स में सारी की साइड इक्वल होती है, ठीक है, और सारे एंगल इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, और डायगोनल जो होते हैं जिसको बाइसेक्ट करती हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ बोला गया पेरीमीटर 320 है, तो पेरीमीटर पता ना बच्चों क्या होता है, एक इसको फेंसिंग भी कहते हैं, आपने फेंसिंग भी सुना होगा। पेरीमीटर का मतलब होता है जो पूरी बाउंड्री है ना, ये पूरी बाउंड्री, ये बाउंड्री 320 की दे रखी है, और आपको पता है कि इसकी जो बाउंड्री है वो 4 साइड से मिलके बनती है, और 4 साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर पूरी साइड का टोटल 320 है तो हर साइड कितने की होगी, आप 4 से डिवाइड कर दोगे 80 होगी, चेक कर लो 80 ऐड करके देखो 320 ही तो आएगा। अब आपको पता लग गया कि एक स्क्वायर की जो साइड है, ठीक है, अगर फिगर अच्छी नहीं लग रही तो मैं दोबारा अच्छे से बना लेता हूँ, ठीक है। ये देखो, अगर स्क्वायर है, इसकी जो साइड है वो कितनी दे रखी है, 300, और हमारी कितनी निकली, 80 निकली है। अब हमसे एरिया बोला गया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का, साइड मल्टीप्लाई साइड, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6400 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार देख लो कैसे करा। सबसे पहले हमने क्या लिखा, जो क्वेश्चन में पूछा वो लिख दिया, फिर पेरीमीटर स्क्वायर पार्क कितना 320 मीटर, फिर जो उसका फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, तो इससे साइड निकल गई हमारी, समझ में आ गया ना साइड कैसे निकली, मैंने अभी आपको समझा दिया था अच्छे से, है ना। उसके बाद हमने एरिया निकालना स्क्वायर पार्क का, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, साइड मल्टीप्लाई साइड कर दिया, इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया, 6400 मीटर स्क्वायर आ गया। तो इस तरीके से पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो गई, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। और फिर से एक बार कहता हूँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, अपना पूरा ध्यान रखना, और कोरोना की डिजीज खत्म नहीं हुई इसलिए पूरा परहेज भी रखना, लोगों को जागरूक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर स्टूडेंट्स।